नमस्कार मित्रांनो, मराठी व्याकरण अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण हिंदी विषय CTET परीक्षेमध्ये ज्यांनी हिंदी भाषा निवडलेली आहे तर 2018 साली झालेल्या CTET परीक्षेचा जो काही हिंदी पेपर आहे तो आपण आज बघणार आहोत। यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये 15 प्रश्न जे भाषा अध्ययनावर आधारित आहे, ज्यामध्ये पॅरेग्राफ आणि एक कविता होती, तर ती आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेली आहे। यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये मी एक प्रश्न तुमच्यासाठी दिलेला होता, तर तो प्रश्न होता या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल की बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल या शिक्षाधिकारी। तर त्या पॅरेग्राफवर आधारित हा प्रश्न होता आणि त्याचं योग्य उत्तर होतं पर्याय क्रमांक 2 माता पिता। तर कमेंटमध्ये तुम्ही याचं उत्तर दिलेलं आहे। ज्या प्रकारे तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला त्यामध्ये याचं उत्तर अतिशय पटकन अशा पद्धतीने किंवा लवकर सापडण्यासारखं त्या पॅसेजमध्ये होतं। तर आज आपण उर्वरित जे काही 15 प्रश्न आहेत ते आपण कंटिन्यू करणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा, जेणेकरून इतरांना देखील या व्हिडिओचा फायदा होईल। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश और कक्षा में लिखित आकलन। चारों में से कौन सा सबसे अधिक ज़रूरी है, सबसे अधिक जो प्रभावी रूप से हिंदी भाषा सिखाने की मदद करता है? तो उसमें है ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। परिवेश म्हणजेच काय तर एक प्रकारचं चार्ट असेल किंवा क्लासमध्ये विविध प्रकारे चार्ट त्या ठिकाणी लावलेले असावेत। परिवेश म्हणजेच काय तर परिसर। तर कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश यहाँ पर सबसे ज़रूरी है और अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए और बच्चों की भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। म्हणजेच विद्यार्थ्याच्या ठिकाणी जे बोलण्या चालण्याची जी काही भाषा असते ती वेगळी असते आणि वर्गात आल्यानंतर जे काही औपचारिक आपण भाषा वापरतो ती वेगळी असते। मग याचा अर्थ काय आहे, तर बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते, याचा अर्थ काय आहे तर तो आपल्याला बघायचा आहे। तर तो अर्थ आहे बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। भाषाई जो अनुभव है उसका उचित प्रयोग किया जाए, ये सबसे सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे महत्वपूर्ण ज़्यादा मानते हैं? पहला है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है सामाजिक अंतरक्रिया, तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री और चौथा है बाल साहित्य। तो इसमें जो है भाषा सीखने सिखाने से सबसे ज़रूरी है कि सामाजिक अंतरक्रिया। जो भाषा आपने सिखाई है वो छात्र, वो बच्चा यदि समाज में उसका व्यवहार कर रहा है या व्यवहार में उसे उपयोग कर रहा है तो वो सबसे ज़रूरी है, मतलब सामाजिक अंतरक्रिया सबसे ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे और बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। तो एक हिंदी भाषा के शिक्षक होने के हेतु आपका क्या प्रयास होना चाहिए, इस पर आपको पूछा गया है। तो उससे सबसे जो सही विकल्प है वो है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, ताकि बच्चे भी आसानी से हिंदी वापर भाषा बोल सकें। पर्याय ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों के आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? किस कक्षा 5 के बच्चों को, मतलब 5वी कक्षा के बच्चे हैं और उनके भाषा आकलन 5वीचा विद्यार्थी आहे आणि त्यामध्ये सगळ्यात कमजोर प्रश्न कोणता असेल तर ते आपल्याला या ठिकाणी शोधायचा आहे। पहला प्रश्न है, केशव सबसे क्या कहता होगा?
कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। और ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो इसमें सबसे कमज़ोर जो सवाल है वो कौन सा होगा, तो ईदगाह की कहानी में हामिद ने मेले में क्या क्या खरीदा। तो इसने जो जो चीज़ें खरीदी वो बिल्कुल आसान, वहाँ पर आप उसे उसका उत्तर दे सकते हो और आसानी से उस चीज़ों का नाम बताकर आप अपने प्रश्न का उत्तर वहाँ पर खोज सकते हो। तो सीबीएसई जो सिलेबस है उसके जो हिंदी के जो पार्ट है उसमें से ये सेंटेंस दिए गए आपको, इसमें से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला सवाल है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य कौन सा है। सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण और लेखन। इन चारों में से सबसे ज़रूरी जो है तो वो भाषा का कौन सा महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तो सिर्फ सुनने से भाषा जो है उसका सही अर्थ या कार्य पूरा नहीं होता है, सिर्फ अक्षर ज्ञान से नहीं होता है, सिर्फ लेखन से नहीं होता है। तो संप्रेषण यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, और संप्रेषण दोनों तरफ से होता है। दो व्यक्तियों के बीच में संप्रेषण होता है, तो दोनों तरफ से या दोनों व्यक्ति के बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकार्य माना जाता है भाषा का, उसे कहा जाता है संप्रेषण। अगला सवाल है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सुनने और लिखने की कुशलता, कुशलता मतलब इसका इधर कौशल्य, स्किल, आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कविता को अपने शब्दों में लिखना और सुनी गई कविता को शब्दशः लिखना। चारों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर है अच्छा तरीका, आकलन मतलब स्किल, किस तरह से लिखने की स्किल आपके अंदर आनी चाहिए। तो सुनना और शब्दशः लिखना यहाँ पर स्किल हम उसे नहीं कह सकते। उसके बाद है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भी लिखने की स्किल नहीं है या कौशल नहीं है। और तीसरा है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये सबसे सही और अच्छा तरीका है जो आपकी राइटिंग स्किल या लिखने की कुशलता को मानता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है ये हमें फाइंड करना है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य, कभी कभी शब्दों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ है रिपीटेशन, पुनरावृत्तीचा अर्थ काय तर रिपीटेशन, पुन्हा पुन्हा तेच शब्दांचा उच्चार करणे। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है और उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसमें से सबसे सही जवाब है वह समझ के साथ साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो उसे समझ भी रहा है और पढ़ने की भी कोशिश कर रहा है, इसलिए जो कुछ समय वो ले रहा है या रिपीट हो रहे शब्द, तो उसी का एक कारण है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। अभिभावक का अर्थ होता है पॅरेंट्स, पालकांना त्या ठिकाणी अभिभावक म्हटल्या जातं। असे काही शब्द असतात जे आपल्याला शब्द उत्तर येऊन देखील त्या शब्दामुळे आपण कधी कधी कन्फ्युजन होत असतो। दूसरा ऑप्शन है, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से चौथा जो विकल्प है वो सही है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। छुट्टियाँ कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। मेरे सपनों का भारत, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर
प्राथमिक मतलब कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक। उत्कृष्ट लेखन का कौन सा उदाहरण सही होगा? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो बच्चे जो है वो जो देखी हुई घटना है उसका अच्छे तरह से वर्णन कर सकते हैं। मेरे सपनों का भारत जो है तो वो थोड़ा सा बड़े बच्चे या 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के बच्चे वहाँ पर ठीक से लिख सकेंगे। कठिन शब्द जो है वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर तथा उसका श्रुत लेखन जो है वो भी बड़े बच्चे करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को सामने रखकर आपको इसका उत्तर लिखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं और बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये हमें पूछा है, तो उसका सही कथन है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बाकी वो किसी भी माध्यम से वहाँ पर सीख सकते हैं, तो ये जन्मजात क्षमता होना जरूरी है। यही ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाइयाँ होती है? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया मतलब जो हैंडराइटिंग का इश्यू होता है, मतलब लिखने में जो लिखावट में जो कुछ दिक्कतें आती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो इससे प्रभावित जो बच्चे होते हैं उसे मुख्य रूप से कठिनाइयाँ होती है, तो वो होता है लिखने में और वो है डिस्ग्राफिया जिसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा के पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है, किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्य वाली कहानियाँ एवं कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य और हिंदी भाषा को विविध रूप में रूप देने वाली रचनाएं। तो इसमें से सबसे सही जो है महत्वपूर्ण आप क्या मानते हो? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। जो कहानियाँ हैं या छोटे बच्चों की जो कॉमिक्स है या जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कविता है, ये जो किताबें होती है इसको अलग अलग रूप देने वाली कुछ चित्र होती है, चित्र द्वारा भी रचनाएँ बनाई जाती है, तो वो जो है वो प्राथमिक रूप पर ज़्यादा आकर्षक या महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। बहुभाषिक कहा गया है, बहुभाषिक मतलब जहाँ पर एक भाषा से ज़्यादा भाषा वहाँ पर कक्षा में बोली जाती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। शिक्षक के लिए बहुत बेहद जटिल चुनौती है, जटिल मतलब कठीण, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, मतलब आकलन जो क्षमता आहे, आकलन करण्याचे जे काही कार्य आहे त्यामध्ये ती काहीतरी अडथळा आणू शकते। आणि चौथा आहे भाषा सीखने की प्रक्रिया की बाधित करते है, आणि भाषा शिकण्यासाठी जी काही प्रक्रिया राबवली जाते त्यामध्ये ती अडचण करू शकते, अडथळा निर्माण करू शकते। तर यामध्ये योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 या ठिकाणी योग्य आहे। संसाधन के रूप में कार्य कर सकते म्हणजे एक साधन म्हणून आपण त्याला वापरू शकतो, बहुभाषेचा सुद्धा आपण भाषा आकलनामध्ये त्याचा वापर करून घेऊ शकतो। ऑप्शन क्रमांक 1 या ठिकाणी योग्य आहे। पुढचा आणि शेवटचा प्रश्न आहे, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश और भाषा की जटिल संरचनाएं। भाषा सीखने और अर्जित करने का जो अंतर है उसका मुख्य आधार कौन सा है? तो यहाँ पर उसका मुख्य आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश। परिवेश म्हणजे आपण त्याला वातावरण म्हणतो, आपल्या सभोवतालचा जो काही परिसर असतो त्याला परिवेश असं म्हटलं जातं। तर भाषेचं जे काही अवेलेबल जो काही उपलब्ध वातावरण आहे त्या वातावरणानुसार आपण भाषा शिकत असतो आणि भाषा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे त्या ठिकाणी अर्जित होत असते। तर ही होण्याची जी काही प्रक्रिया आहे तर त्यामध्ये सगळ्यात मोठा आधार जो असतो तर तो आपल्या वातावरणाचा, आपल्या सभोवतालच्या वातावरणाचा असतो। मग सभोवतालच्या वातावरणास काय म्हटलं जातं तर परिवेश शब्द वापरला जातो। तो भाषा का उपलब्ध परिवेश यहाँ पर ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्कीच कळवा। त्यानंतर पुढे जो येणारा व्हिडिओ आहे तर तो कोणता नेमका हिंदी भाषेवर किंवा मराठी भाषेवर
तसेच सामाजिक शास्त्र असेल किंवा इन्व्हायरमेंटल सायन्स असेल, त्याला आपण EVS सुद्धा म्हणतो, तर त्यावर घ्यायचा तुम्ही कमेंटद्वारे सांगू शकता, जेणेकरून त्याचे 30 प्रश्न आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत. तर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल किंवा चॅनल अद्यापही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.